एवरीबॉडी, मैं हूँ वर्षा। स्वागत है आपका निवेशोलॉजी में। आज हम सीखेंगे ग्रोथ स्टॉक्स को कैसे आइडेंटिफाई करना है। बहुत ही सिंपल से मेट्रिक्स हैं, ठीक है। ऑफ कोर्स ये जो वीडियो है इसमें पूरी तरह से मैं आपको नहीं बता पाऊंगी कि ग्रोथ स्टॉक्स कैसे फाइंड आउट करते हैं। इसके कुछ मल्टीपल वीडियोस मुझे लाने पड़ेंगे, जो धीरे धीरे करके मैं कुछ वीडियोस और इस पे बनाऊंगी। लेकिन आज हम कुछ चीज़ें देख लेते हैं जिससे हमें समझ में आएगा कि ग्रोथ स्टॉक्स को कैसे आइडेंटिफाई करना है। ओके, एक और चीज़ सी, इन्वेस्टिंग में जब आपको लॉन्ग टर्म वेल्थ क्रिएशन करना है, सो ऐसे केस में आपका पढ़ना बहुत ज़रूरी हो जाता है। सो जो भी बिजनेस में आपको इंटरेस्ट आ रहा है, जो भी कंपनी में आपको इंटरेस्ट आ रहा है, उसका पास्ट प्रेजेंट अच्छे से पढ़िए, बिजनेस मॉडल अच्छे से पढ़िए। अब शुरू करते हैं ग्रोथ स्टॉक्स को कैसे फाइंड आउट करें। ठीक है, सबसे पहला चीज़, ये बहुत ही रिपीटेटिव साउंड अब आपको करेगा, मोड्स फाइंड आउट करना है। ठीक है, मैं इसके ऊपर ज़्यादा नहीं बोलूँगी क्योंकि मैंने काफ़ी सारे वीडियोस में ये बोला है और आगे भी मैं इसको थोड़ा बहुत कनेक्ट ज़रूर करूँगी। सो मोड मतलब कॉम्पिटिटिव एडवांटेज, यूनिक चीज़ कोई भी जो कंपनी को अपने कॉम्पिटिटर्स से बेहतर बनाती है या अपने कॉम्पिटिटर्स से दूर रखती है। सो कोई भी कंपनी के पास अगर मोट है तो वो अपने कॉम्पिटिटर को अपने मार्जिन्स खाने से दूर रखेगा। ओके, अब हम कुछ क्वांटिटेटिव पैरामीटर्स की बात करते हैं। सबसे पहली चीज़ है सेल्स ग्रोथ। अब बेसिकली आपने ये चेक करना है लास्ट 5 ईयर्स में, लास्ट 10 ईयर्स में, ठीक है, जो भी आप टर्म लो, वहाँ पर कंपनी ने सेल्स ग्रोथ को कैसे बढ़ाया है। ओके, क्या कंसिस्टेंटली कंपनी की सेल्स बढ़ते जा रही है। कुछ क्वार्टर्स में हिकअप इज़ ओके, जैसे कोविड का हमने देखा था। सो कुछ क्वार्टर्स में हिकअप्स आर फाइन कि ऊपर नीचे थोड़ा बहुत चलता है, लेकिन ईयर ऑन ईयर आप देख रहे हो, क्वार्टर ऑन क्वार्टर कंसिस्टेंटली कंपनी ने क्या अपनी सेल्स ग्रोथ अच्छे से बढ़ाई है। सो अच्छे ग्रोथ स्टॉक्स की अगर मैं बात करूँ, सो 15% एंड अबाउ सेल्स ग्रोथ इज बेस्ट। ठीक है, सो आपने ये चेक करना है कि पिछले 5 साल का अगर आप टर्म ले रहे हो तो ईयर ऑन ईयर क्या कंपनी की सेल्स बढ़ी है, कितने रेट से बढ़ी है, ये आपने चेक करना है। नेक्स्ट चीज़ आपने ये देखनी है कि प्रॉफिट आफ्टर टैक्स की ग्रोथ क्या है। देखो, पहले तो समझते हैं प्रॉफिट आफ्टर टैक्स क्या है। तो आपका सेल्स आ गया, ठीक है। अब मान लो मैंने एक चॉकलेट बेची 10 रुपये में। अब वो 10 रुपये अगर मैं मेरे जेब में डाल रही हूँ तो क्या वो 10 रुपये मैंने कमाए? उस 10 रुपये से मुझे सारे खर्चे भी निकालने होंगे। ठीक है, मैंने वो चॉकलेट में अगर मैं रिटेलिंग में हूँ फॉर दैट मैटर, तो मैंने वो चॉकलेट कितने में खरीदी। ठीक है, मान लो मैंने 9 रुपये में खरीदी होगी और आपको मैंने 10 रुपये में बेची, राइट। या अगर मेरा मैन्युफैक्चरिंग है, मैं चॉकलेट खुद बनाती हूँ, तो मेरे खर्चे मुझे निकालने पड़ेंगे, उसके बाद जो बचेगा दैट इज़ माई प्रॉफिट। सो टेक्निकली प्रॉफिट आफ्टर टैक्स का मतलब ये होता है सेल्स के बाद मैं सारे अपने खर्चे निकाल रही हूँ। कौन कौन से खर्चे हो सकते हैं? आपका रॉ मटेरियल कॉस्ट हो गया, आपका एम्प्लॉय कॉस्ट हो गया, ठीक है। फिर उसके बाद आपका इंटरेस्ट एक्सपेंस हो गया, अगर आपने मान लो लोन लेके रखा हुआ है, डेप्रिसिएशन। सो सारे बेसिकली खर्चे, इवन टैक्स निकाल के जो भी बचता है, जो अब मैं टेक्निकली मेरा उस पर हक है, मैं वो अपने जेब में डाल सकती हूँ, दैट इज कॉल्ड माई प्रॉफिट। ठीक है, सो प्रॉफिट आफ्टर टैक्स आपने देखना है क्या हर साल कंपनी का कंसिस्टेंटली बढ़ रहा है। 15%, 20% ग्रोथ इन प्रॉफिट आफ्टर टैक्स इज वेरी गुड ग्रोथ। ठीक है, बहुत सारी कंपनीज का आप देखोगे 30 to 35% भी जाता है। सो ऑन एन एवरेज 15% एंड अबाउ 20% इज वेरी गुड ग्रोथ। सो आपने ये देखना है कि लास्ट 5 ईयर्स का अगर आप टर्म ले रहे हो, कंसिस्टेंटली क्या प्रॉफिट इंक्रीज हुआ है। कुछ क्वार्टर्स में हिकअप्स इज ओके, लेकिन कंसिस्टेंटली अगर आपका प्रॉफिट आफ्टर टैक्स में ग्रोथ आ रही है, दैट इज वेरी गुड थिंग। अब जब मैं प्रॉफिट आफ्टर टैक्स आपको समझाई चुकी हूँ, तो यहाँ पर एक इंटरेस्टिंग कॉन्सेप्ट हो जाता है ऑपरेटिंग लिवरेज। ये देखो, अगर आपको कोई बिजनेस में दिखाई दे रहा है क्या, इसको समझते हैं, बहुत ही सिंपल से समझेंगे। अब मान लो कुछ बिजनेसेस में ऐसा होता है कि कुछ कॉस्ट फिक्स्ड होते हैं। ओके, सो अगर कोई भी बिजनेस में फिक्स्ड कॉस्ट ज़्यादा है, मतलब क्या कि ये फिक्स्ड कॉस्ट तो फिक्स्ड है मोर और लेस। सो आपकी जितनी सेल्स बढ़ेगी, जितने प्रपोर्शन से आपकी सेल्स बढ़ रही है, उतने प्रपोर्शन से आपके फिक्स्ड कॉस्ट नहीं बढ़ेंगे, राइट। सो ऐसे केस में क्या होता है, क्योंकि ये फिक्स कॉस्ट है, ये मोर और लेस सेम ही रहेंगे, तो जितनी ज़्यादा आपकी सेल्स बढ़ रही है
जितनी ज़्यादा परसेंटेज ग्रोथ आपकी सेल्स में आपको दिख रही है, उतनी ज़्यादा ग्रोथ आपको फिक्स्ड कॉस्ट में नहीं दिखेंगे, राइट। और क्योंकि फिक्स्ड कॉस्ट अगर आपके बिजनेस में ज़्यादा है, सो ऐसे केस में वो जो एक्स्ट्रा सेल्स जनरेट हो रही है वो सीधा आपके प्रॉफिट में ऐड हो जाएगी, सीधा बॉटम लाइन में ऐड हो जाएगी। सो ऐसे केस में कभी कभी क्या होता है, बहुत सारी कंपनीज में आप देखोगे जितने परसेंटेज से सेल्स ग्रोथ हुई है उससे ज़्यादा परसेंटेज से आप देखोगे कि आपकी अर्निंग्स या प्रॉफिट में ग्रोथ हुई है। दिस इज बिकॉज ऑफ ऑपरेटिंग लेवरेज, क्योंकि आपके फिक्स्ड कॉस्ट फिक्स्ड होते हैं। जितने परसेंटेज से आपके सेल्स बढ़ रहे हैं उतने परसेंटेज से आपके फिक्स्ड कॉस्ट नहीं बढ़ेंगे, वो मोर और लेस सेम होंगे। तो जो एक्स्ट्रा आप सेल्स बढ़ा रहे हो वो डायरेक्टली आपके बॉटम लाइन में हिट होता है। सो ऐसे केस में चेक करो बिजनेसेस में क्या ऑपरेटिंग लेवरेज है। बहुत सारे ऐसे बिजनेसेस हैं जहाँ पे ऑपरेटिंग लेवरेज का फ़ायदा होता है, राइट। सो चेक इट आउट। सो जब भी आप देख रहे हो ना कि प्रॉफिट कंसिस्टेंटली इंक्रीज हो रहे हैं, सिर्फ उसको देखो मत कि ठीक है 19% 20% प्रॉफिट इंक्रीज हुआ है। चेक आउट द डिटेल्स, चेक आउट द रीजंस कि क्यों इंक्रीज हो रहा है, क्या ऑपरेटिंग लेवरेज का फ़ायदा है। तो वो जब आप देखोगे ना तो आपको ऑटोमेटिकली समझ में आएगा और फिर चीज़ें आपके लिए आसान होती जाएंगी। नेक्स्ट चीज़ आपने ये देखनी है ऑपरेटिंग मार्जिन, ठीक है, ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन। तो अब ये जो OPM जिसको बोला जाता है, सो इसको 2 मिनट के लिए हम साइड में रखते हैं। उसके पहले समझते हैं ऑपरेटिंग प्रॉफिट क्या होता है, क्योंकि ऑपरेटिंग मार्जिन निकालने के लिए आपको ऑपरेटिंग प्रॉफिट चाहिए। ओके, सो अगर मैं फॉर्मूला बता दूं OPM का, सो दैट इज ऑपरेटिंग प्रॉफिट डिवाइडेड बाय सेल्स, ठीक है। सो अब ऐसे केस में व्हाट इज ऑपरेटिंग प्रॉफिट, तो हमने याद है हमने पार्ट पढ़ा था प्रॉफिट आफ्टर टैक्स जो हम इसके पहले पढ़ रहे थे, उसमें हमने क्या किया था, सेल्स में से सारे खर्चे निकाल दिए थे, ठीक है। आपका इंटरेस्ट हो गया, डेप्रिसिएशन हो गया, आपके रॉ मटेरियल कॉस्ट हो गए, एम्प्लॉय कॉस्ट हो गए, मैन्युफैक्चरिंग, सब कुछ हमने निकाल दिया और जो हम जेब में डाल सकते हैं हमने उसको बोला प्रॉफिट आफ्टर टैक्स। लेकिन यहाँ पर ऑपरेटिंग प्रॉफिट का मतलब ये होता है कोर बिजनेस से मुझे कितना प्रॉफिट हुआ है। सो टेक्निकली सेल्स में से व्हाट इज मेरा कोर बिजनेस के खर्चे क्या होंगे, आपका मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट हो गया, आपका एम्प्लॉय कॉस्ट हो गया जो डायरेक्टली मेरे सेल्स से रिलेटेड है। सो ऐसे केस में सेल्स माइनस योर मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट, एम्प्लॉय कॉस्ट, ये सारे जो कोर बिजनेस से रिलेटेड जो कॉस्ट है उसको हटा दूं मैं, उसको माइनस कर दूं वो सारे एक्सपेंसेस, तो जितना भी बचता है दैट इज माई ऑपरेटिंग प्रॉफिट। उसके बाद फिर मैं इंटरेस्ट हटा दूंगी, ओके, या फिर मैं टैक्स हटा दूंगी, दैट इज, उसके बाद बाकी सारे जो दूसरे विच आर नॉट डायरेक्टली रिलेटेड टू सेल्स उसको मैं हटा दूं तो फिर प्रॉफिट आफ्टर टैक्स बचता है। लेकिन अगर कोर बिजनेस से मैं सारे एक्सपेंसेस हटा दूं, जैसे मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट हो गया, आपका एम्प्लॉय कॉस्ट हो गया, तो क्या बचता है, ऑपरेटिंग प्रॉफिट। ओके, सो दिस इज ऑपरेटिंग प्रॉफिट। अब ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन निकालना है, मतलब ऑपरेटिंग प्रॉफिट डिवाइडेड बाय सेल्स। इसका मतलब ये होता है कि सेल्स में से, मान लो अगर मेरा ऑपरेटिंग प्रॉफिट इज 20, ओके, और मेरा सेल्स इज 100, मतलब क्या कि 80 रुपीज़ जो है दैट इज माई एक्सपेंसेस रिलेटेड टू कोर बिजनेस, एक्सपेंसेस डायरेक्टली रिलेटेड टू सेल्स जिसकी हमने बात की। सो 100 माइनस 80 इज इक्वल टू 20, तो ये जो 20 है दिस इज माई ऑपरेटिंग प्रॉफिट। अब मुझे मार्जिन निकालना है, मार्जिन हमेशा आपका सेल्स पे निकलता है, तो 20 डिवाइडेड बाय 100 इंटू 100 में करूंगी, सो दैट कम्स टू 20%। मतलब क्या, मेरे सेल्स पे मैंने 20 रुपया टेक्निकली मेरा कोर बिजनेस से पैसा निकला, ठीक है। सेल्स में से मेरा 100 रुपीज़, सेल्स में से मेरा कोर बिजनेस से कितना पैसा निकला, दैट इज 20 रुपीज़। सो टेक्निकली माई ऑपरेटिंग प्रॉफिट कम्स टू 20%। सो मुझे पर्सनली ऑपरेटिंग प्रॉफिट 20%, मोर देन 20% इस मुझे बहुत अच्छा लगता है। ऑफकोर्स कुछ बिजनेसेस ऐसे होते हैं, कुछ इंडस्ट्री में कुछ बिजनेसेस ऐसे होते हैं जहाँ पर नॉर्मल 15, 16, 17% मार्जिन्स आर कंसिडर्ड टू बी ओके, बट अगर ऑन एन एवरेज में देखूँ तो मुझे 20%, अबाउट 20%, 18, 19% वाले जो ऑपरेटिंग मार्जिन्स होते हैं मुझे वो पसंद है। ऑपरेटिंग प्रॉफिट को एबिट भी बोला जाता है, दैट इज अर्निंग्स बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स। तो अगर आप न्यूज़ पर फॉलो करते हो वहाँ पे अगर एबिट मार्जिन बोल रहे हैं या एबिट बोल रहे हैं, सो ऐसे केस में दैट इज ऑपरेटिंग प्रॉफिट। सो अर्निंग्स बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स मतलब क्या कि डेप्रिसिएशन जो है वो भी माइनस हो रहा है, ओके। सारे कॉस्ट जब मैं माइनस कर रही हूँ, एम्प्लॉय कॉस्ट, मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट, उसमें से डेप्रिसिएशन भी मैं माइनस कर रही हूँ, सो दैट कम्स टू एबिट या ऑपरेटिंग प्रॉफिट।
अब सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ यहाँ पे ये है कि अगर कोई बिजनेस में आप देख रहे हो कि ऑपरेटिंग मार्जिन्स पास्ट में तो अच्छे थे, ठीक है, लेकिन फ्यूचर का क्या, आपको उधर भी देखना है। हम उसकी बात करेंगे कि वो कैसे हमने देखना है, ठीक है। लेकिन आप ये एक ध्यान में रख लो, अगर कोई कंपनी के ऑपरेटिंग मार्जिन्स अबाउट 20% हैं, कंसिस्टेंटली हैं, ओके, और कंपनी का ROCE जो हम आगे देखेंगे, रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड, वो भी अगर कंसिस्टेंटली अच्छा है और बढ़ रहा है, मतलब समझ जाओ कंपनी में कुछ ना कुछ मोट है, कुछ ना कुछ कॉम्पिटिटिव एडवांटेज है, इसीलिए कंसिस्टेंटली कंपनी वो ऑपरेटिंग मार्जिन मेंटेन कर पा रही है या धीरे धीरे इंक्रीज कर रही है। तो ऐसे केस में थोड़ा आपको हिंट मिल जाएगा कि कंपनी के पास मोट है, बस आपको वो मोट, वो कॉम्पिटिटिव एडवांटेज ढूंढना है। अब बात करते हैं कि भाई ऑपरेटिंग मार्जिन आपने देखा पास्ट में तो अच्छा है, मान लो 20% है, आगे का क्या आगे ये सस्टेनेबल रहना चाहिए एक तो, या तो बढ़ना चाहिए, तो ये आपको कैसे समझ में आएगा। सो चेक करो क्या कंपनी, अगर मार्जिन आपको आपके बिजनेस में बढ़ाने हैं, तो आप जो टेक्निकली जो करंटली जो आप प्रोडक्ट्स बेच रहे हो, देखो मार्जिन दो तरीके से बढ़ सकते हैं। एक तो आपने अपना खर्चा ही बहुत कम कर लिया, दूसरा आपने अपने प्रोडक्ट मिक्स ही चेंज कर लिया, राइट। मतलब प्रोडक्ट मिक्स आपका काफ़ी अच्छा है, जहाँ पे आप हाई मार्जिन प्रोडक्ट्स लेके आ रहे हो, जिसके वजह से आपके ऑपरेटिंग मार्जिन बढ़ेंगे। तो चेक करो कि क्या कंपनी नए प्रोडक्ट्स लेके आ रही है जहाँ मार्जिन ज़्यादा है, या ये भी देख लो कि क्या कंपनी कुछ ऐसी टेक्नोलॉजी लेके आ रही है या कुछ ऐसा कुछ लेके आ रही है जहाँ जिसके वजह से कंपनी के कॉस्ट कम हो जाएंगे, राइट। सो ये आपको चीज़ें कैसे समझ में आएगी, आप मैनेजमेंट इंटरव्यूज़ देख लो, आप एनुअल रिपोर्ट पढ़ लो, तो उसमें ना कंपनी प्रोडक्ट्स के बारे में, थोड़े अपकमिंग प्रोडक्ट्स के बारे में बता देगी। आप मैनेजमेंट इंटरव्यूज़ देख लो तो आपको अपकमिंग प्रोडक्ट्स के बारे में समझ में आएगा कि भाई हाई मार्जिन प्रोडक्ट्स आ रहे हैं या नहीं आ रहे हैं, राइट। सो सी ऑपरेटिंग मार्जिन कम नहीं होने चाहिए, एक आधे क्वार्टर्स इज़ फाइन, ठीक है, जो थोड़ा 19-20 इधर उधर हो जाता है दैट इज़ ओके, लेकिन कंसिस्टेंटली ऑपरेटिंग मार्जिन हमेशा बढ़ने चाहिए। सी नेक्स्ट चीज़ आपको ये भी देखनी है कि ऑपरेटिंग मार्जिन तो कंपनी के अच्छे हैं, ओके, लेकिन क्या कंपनी के पास वो मोट है। अगर कंपनी के पास मोट नहीं है, वो यूनिक चीज़ नहीं है, वो एडवांटेज नहीं है, तो आज नहीं तो कल कोई नया प्लेयर एंटर होके वो मार्जिन्स कंपनी से ले लेगा, क्योंकि कंपनी के पास कुछ ऐसी चीज़ ही नहीं है, कुछ ऐसा सुरक्षा कवच ही नहीं है जो कंपनी को अपने मार्जिन्स को वैसे ही बचा के रखे, राइट, कंपनी के मार्जिन्स को ऐसे ही बचा के रखे। सो ऐसे केस में क्या हो जाता है, इंपॉर्टेंट चीज़ ये हो जाती है कि कंपनी के पास मोट होना चाहिए। अगर कंपनी के पास वो सुरक्षा कवच नहीं है, वो मोट नहीं है, तो कल कोई भी उस बिजनेस में एंटर होके वो जो मार्जिन्स है कंपनी के वो खा जाएगा, क्योंकि जहाँ पर अच्छे मार्जिन्स हो वहाँ पे कंपटीशन आ ही जाता है, राइट। ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा कि कोई कंपटीशन को एंटर होने में। सो यहाँ पर इंपॉर्टेंट चीज़ ये हो जाती है कि अगर कंपनी के ऑपरेटिंग मार्जिन्स कब सस्टेनेबल रहेंगे या कब बढ़ेंगे या कब वैसे ही रहेंगे, अगर कंपनी के पास कोई सुरक्षा कवच है, कोई मोट है, कोई कॉम्पिटिटिव एडवांटेज है, जिसके वजह से वो अपने कॉम्पिटिटर को दूर रख सकता है, जो वो कॉम्पिटिटर उसके मार्जिन्स नहीं खा सकता। नेक्स्ट चीज़ हो जाती है रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड, ओके। मैं बताती हूँ ये क्या होता है। एज अ थंब रूल, अबाउट 15% कोई भी कंपनी में आप जब भी इन्वेस्ट करना चाहते हो तो चेक करो रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड अबाउट 15% होना चाहिए, ओके, ऑन इन जनरल। सो ऐसे केस में रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड क्या हो जाता है, सो अगर मैं इसका फॉर्मूला आपको बताऊं, सो दैट इज ऑपरेटिंग प्रॉफिट या एबिट, दैट इज अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स, डिवाइडेड बाय कैपिटल एम्प्लॉयड। इसका मतलब ये होता है कि कंपनी अपने कैपिटल को कैसे एफिशिएंटली यूज़ कर रही है। सो मान लो अगर मैंने 100 रुपीज़ कैपिटल लगाया बिजनेस में मैंने कितना पैसा लगाया, 100 रुपया लगाया, उसमें से मुझे 20 रुपीज़ ऑपरेटिंग प्रॉफिट के तौर पे मिल रहा है। सो 20 डिवाइडेड बाय 100 इज इक्वल टू 20%। सो बेसिकली मेरा जो ROCE है वो 20% हो गया। सो बेसिकली मैंने कितना पैसा लगाया और उस कितने पैसे पे मैंने कितना पैसा बनाया। सो 100 रुपया जो मैंने लगाया उसके ऊपर मैंने कितना पैसा बनाया, 20 रुपया बनाया एबिट के फॉर्म में। सो ऐसे केस में दिस इज माई ROCE, दैट इज रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड। ROCE क्यों इंपॉर्टेंट हो जाता है, क्योंकि आप
कोई भी बिजनेस में आप जब नॉर्मल अपने दोस्त से भी बात करते हो तो आप क्या बोलोगे, भाई तूने कितना पैसा लगाया और तू कितना कमाया है, ठीक है। सो आरओसी इसलिए इम्पॉर्टेंट हो जाता है कि हमें एफिशिएंटली कंपनी क्या कैपिटल को यूज़ कर रही है ये हमको समझ में आता है। अब आरओसी को ना थोड़ा एक स्टेप डाउन आप करोगे और तो डू पॉइंट आपने सुना होगा। सो बेसिकली आरओसी का पोस्टमार्टम आपने करना है। सो आरओसी अगर कंपनी का 30% है, 35% है, तो वो किस वजह से है? तो इसके दो रीजंस हो सकते हैं। एक तो कंपनी के जो एबिट मार्जिन्स हैं वो ज़्यादा हैं, इसके वजह से आरओसी ज़्यादा आ रहा है। आई मीन व्हाट आर द ड्राइवर्स ऑफ आरओसी, ठीक है। आरओसी ज़्यादा एक रीज़न हो सकता है कि आपके मार्जिन्स, एबिट मार्जिन ज़्यादा है, इसके वजह से आपका आरओसी ज़्यादा आ रहा है। या दूसरा हो सकता है कि पर यूनिट ऑफ कैपिटल को आप बहुत अच्छे से यूज़ करके ज़्यादा सेल्स जनरेट कर रहे हो। तो डू पॉइंट आप कैसे करोगे? सो टेक्निकली आरओसी का फॉर्मूला क्या है? एबिट अपॉन कैपिटल एम्प्लॉयड। इसको अगर मैं और डू पॉइंट इसका करूँ तो दैट गोज टू एबिट डिवाइडेड बाय सेल्स इनटू सेल्स डिवाइडेड बाय कैपिटल एम्प्लॉयड। सो एबिट डिवाइडेड बाय सेल्स क्या है? ये एबिट मार्जिन है। सेल्स डिवाइडेड बाय कैपिटल एम्प्लॉयड, दिस इज कैपिटल एम्प्लॉयड टर्नओवर। तो जो एबिट अपॉन सेल्स है दैट इज एबिट मार्जिन, ये बताता है कि अगर मान लो कोई भी कंपनी का आरओसी एबिट मार्जिन के वजह से आ रहा है, इसका मतलब ये है कि कंपनी इज अर्निंग गुड एबिटा मार्जिन्स या एबिट मार्जिन्स। इसका मतलब एक तरह से आप थोड़ा प्राइसिंग पावर कंपनी के पास से समझ सकते हो। लेकिन अगर कंपनी का आरओसी का ड्राइवर कैपिटल एम्प्लॉयड टर्नओवर है, इसका मतलब ये है कि कंपनी पर यूनिट ऑफ कैपिटल एम्प्लॉयड पे ज़्यादा सेल्स कमा रही है, इसके वजह से ज़्यादा आरओसी आ रहा है। अब इसका बेस्ट एग्जाम्पल हो सकता है डी मार्ट। अब अगर आप डी मार्ट देखोगे, डी मार्ट का आरओसी इज 20% ऑन एन एवरेज, ठीक है। ये मार्जिन की वजह से नहीं आ रहा है, क्योंकि अगर आप डी मार्ट के एबिट मार्जिन देखोगे सो दैट इज अराउंड 7%। लेकिन ये जो 20% आरओसी है ये बेसिकली डी मार्ट का इसलिए आ रहा है क्योंकि पर यूनिट ऑफ कैपिटल एम्प्लॉयड पे कंपनी बहुत ज़्यादा सेल्स जनरेट कर रही है। तो कंपनी भले ही ज़्यादा मार्जिन नहीं ले रही है, ठीक है, कंपनी के पास प्राइसिंग पावर नहीं है अगर आप देखोगे तो डी मार्ट का, लेकिन डी मार्ट बेसिकली पर यूनिट ऑफ कैपिटल एम्प्लॉयड पे बहुत फास्ट और बहुत ज़्यादा सेल्स जनरेट कर रही है। सो इसके वजह से डी मार्ट का आरओसी इज 20%। सो आरओसी के दो ड्राइवर्स होंगे, एक तो आपका एबिट मार्जिन बहुत अच्छा है, एक तरह का प्राइसिंग पावर, या सेकंड आप पर यूनिट ऑफ कैपिटल को बहुत अच्छे से यूज़ करके, एफिशिएंटली यूज़ करके आप ज़्यादा सेल्स जनरेट कर रहे हो, राइट। सो एज अ थंब रूल आपने वही कंपनी में देखना चाहिए जहां आरओसी अबाउ 15% है, ओके। अब यहाँ पर थोड़ा बहुत हिकअप्स एक कुछ क्वार्टर्स में हो सकता है, क्योंकि कभी कभी क्या होता है ना कि कंपनी काफ़ी कैपेक्स कर लेती है, राइट। सो ऐसे केस में आरओसी आप देखोगे कि थोड़ा डिप्रेस्ड आपको दिखेगा, क्योंकि जो कैपेक्स कंपनी ने किया है, जो मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स कंपनी ने लगाई है, वो पूरी तरह से यूटिलाइज नहीं होती है। तो उससे आपके पास हैवी जो आपने हैवी कैपेक्स किया है उससे अभी तक पूरी तरह से सेल्स जनरेट नहीं हो रहा है। तो इसके वजह से आरओसी आपको थोड़ा डिप्रेस्ड लग सकता है। लेकिन ऑन एन एवरेज अगर आप देखोगे ईयर ऑन ईयर, अगर आप पिछले 5 सालों का 10 सालों का देखोगे, तो अगर कंसिस्टेंटली आरओसी कंपनी का या तो सस्टेनेबल होना चाहिए या तो कंसिस्टेंटली इम्प्रूव होना चाहिए। दैट इज़ व्हाट इससे ये समझ में आता है कि कंपनी के पास मोट है, ओके। कंपनी जितना पैसा अपने बिजनेस में लगा रही है, उस पैसे पे कंपनी अच्छा खासा पैसा कमा रही है, ठीक है। तो आरओसी 30%, 40%, 50%, मतलब कंपनी बहुत एफिशिएंटली कंपनी अपना कैपिटल यूज़ कर रही है और उससे ज़्यादा पैसा और बना रही है। अब इसी से लिंक्ड नेक्स्ट चीज़ ये हो जाती है कि हमने तो ये देखा कि आरओसी में हमने देखा कि कंपनी जितना पैसा लगा रही है, ओके, जितना पैसा कैपिटल जितना लगा रही है उसके ऊपर कंपनी कितना पैसा बना रही है, ये हमने आरओसी में देखा। लेकिन अब यहाँ पर एक और रेशो बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है, रिटर्न ऑन इंक्रीमेंटल कैपिटल एम्प्लॉयड, ठीक है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट रेशो हो जाता है और ये मैं खुद भी यूज़ करती हूँ। लेकिन इसके ऊपर ना एक मैं डेडिकेटेड वीडियो बनाऊँगी, क्योंकि ये काफ़ी अच्छा टॉपिक और काफ़ी थोड़ा लंबा टॉपिक है। लेकिन अगर मुझे इसको इन शॉर्ट अगर मुझे समझाना हो, सो बेसिकली क्या होता है ना, मान लो आपने 100 रुपीज़ लगाए, ठीक है।
उसके ऊपर आपने 20 रुपये कमा दिए, तो दैट मीन्स कि आपका ROC हो गया 20%, ठीक है। अब ये जो 20 रुपीज़ आपने कमाए, ऐसे केस में ये 20 रुपीज़ आप नेक्स्ट ईयर फिर से बिजनेस में लगा रहे हो। सो बेसिकली आपने अब जो पहले 100 रुपीज़ थे, अब आपके वो 120 हो गए। सो अब 120 रुपीज़ आपने जो लगाए हैं, मान लो आप उसके ऊपर 24 रुपीज़ कमा रहे हो। सो ऐसे केस में अगेन आपने जो एक्स्ट्रा 20 रुपया बिजनेस में लगाया, उसके ऊपर आपने 4 रुपया कमाया। अगेन आपका ROC कितना हो गया? 20%। मतलब इंक्रीमेंटल कैपिटल कितना हो गया यहाँ पे? 20 रुपया एक्स्ट्रा इंक्रीमेंटल कैपिटल जो आपने बिजनेस में लगाया, उसके ऊपर आपने कितना एक्स्ट्रा पैसा कमाया? 4 रुपया एक्स्ट्रा पैसा कमाया। मतलब जो 20 रुपीज़ आपने एक्स्ट्रा लगाया है, उसके ऊपर आपने कितना रिटर्न कमाया? उसके ऊपर आपने 20% रिटर्न कमाया, तब जाके आपका 4 रुपया एक्स्ट्रा इंक्रीमेंटल प्रॉफिट आ गया। आई होप आई एम मेकिंग सेंस। सो इसके ऊपर मैं एक डेडिकेटेड वीडियो बनाऊंगी। अब रिटर्न ऑन इंक्रीमेंटल कैपिटल बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है, क्योंकि ROC आपको ये, क्योंकि ROC जो है आप देख रहे हो कि पिछले पास्ट में हिस्ट्री में कंपनी ने काफ़ी ROC अच्छे से मेंटेन किया है, सब कुछ किया है, ठीक है। लेकिन जो कंपनी एक्स्ट्रा पैसा जो जनरेट कर रही है, बेसिकली जो प्रॉफिट जनरेट कर रही है कंपनी, वो अगर वो कंपनी बिजनेस में वापस डाल के उसके ऊपर उतना ही रिटर्न अगर कमा रही है, देन दिस इज़ वेरी गुड थिंग, राइट। क्योंकि कंपनी के पास और ग्रोथ ड्राइवर्स है, कंपनी के पास साइज ऑफ अपॉर्चुनिटी ह्यूज है। वरना अगर कोई ऐसी कंपनी है जिसने पूरा मार्केट शेयर लेके रखा है, अब आगे स्कोप क्या, आगे कैसे बढ़ेगी? तो जब आगे उसके पास बढ़ने के लिए कुछ नहीं है, सो ऐसे केस में जो प्रॉफिट वो जनरेट कर रही है, उसको वो अच्छे से यूटिलाइज नहीं कर पाएगी बिजनेस में, राइट। सो यहाँ पे रिटर्न ऑन इंक्रीमेंटल कैपिटल बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है, क्योंकि जो प्रॉफिट कंपनी कमा रही है, क्या उसको फिर से बिजनेस में डाल के कितना रिटर्न कंपनी उस पर कमा रही है। दिस बिकम्स वेरी इंपॉर्टेंट थिंग, क्योंकि इसी से ही आपको समझ में आएगा कि आगे क्या कंपनी और ग्रो हो सकती है क्या, क्योंकि प्रॉफिट उसको फिर से फ्लो बैक करना पड़ेगा बिजनेस में उतने ही अच्छे रिटर्न पे, तब जाके कंपनी आपके लिए मुनाफा कमा पाएगी, राइट। सो ऐसे केस में ये कब कर सकती है कंपनी? जब साइज ऑफ अपॉर्चुनिटी कंपनी के पास ज़्यादा हो, ठीक है, कंपनी के पास अभी भी ह्यूज मार्केट है जिसको वो केटर कर सकती है, या कंपनी नए प्रोडक्ट्स में आ रही है, ठीक है। ये सारी चीज़ें आपको देखना ज़रूरी हो जाता है। सो ये कुछ चीज़ें थी जो आपने देखनी चाहिए। ऑफ कोर्स मैंने जैसे कहा कि कुछ वीडियोस मैं और लेके आऊँगी। रिटर्न ऑन इंक्रीमेंटल कैपिटल पे एक पूरा डेडिकेटेड वीडियो रहेगा, मैं उस पर लेके आऊँगी। और बहुत सारी और भी चीज़ें देखनी होती हैं, ओके, जो धीरे धीरे करके मैं और भी वीडियोस लेके आऊँगी। उम्मीद करती हूँ आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर हाँ, तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा। हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। जय हिंद एंड नमस्ते।